साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन बात कर रहे थे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में, यानी भारतीय संविधान के भाग 4 और भारतीय संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे, जिसमें से कुछ आर्टिकल अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, जैसे आर्टिकल 36 है, 37 है और 38 है। देखिए, सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, ये आपने बात की आयरलैंड 1935 के अधिनियम में से राज्य के निर्देशित उपकरण के नाम से भी जाना जाता था। दूसरी बात मैंने आप लोगों से की, मैंने कि इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब ये अवाद योग्य है। राज्य के ये कर्तव्य है, लेकिन राज्य इसे अगर लागू नहीं भी करे तो इसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। भारतीय संविधान के भाग 4 को लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में अपन बात कर सकते हैं, इसमें बात की गई है। साथ ही सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के संदर्भ में बात की गई है। और साथ ही मैंने कहा गांधीवादी दर्शन से प्रेरित है भारतीय संविधान का कौन सा भाग 4 और इनमें कौन कौन से आर्टिकल थे वो भी मैंने आप लोगों को बताए थे। साथियों, भारतीय संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा उल्लेखित है और आर्टिकल 36 में लिखा गया है कि राज्य की परिभाषा का मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसी का मतलब आर्टिकल 36 में होगी, यानी जो 12 में परिभाषा है वही आर्टिकल 36 में मानी जाए, ऐसी बात आर्टिकल 36 में उल्लेखित की गई। साथ ही आर्टिकल 37 में दो बातें ध्यान में रखनी थी। पहली, आर्टिकल 37 में लिखा है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ऐसी बात आर्टिकल 37 में लिखी है। और आर्टिकल 37 में दूसरी बात यह भी लिखी है कि राज्य जब भी नई नीतियों का निर्माण करेगा, राज्य जब भी नई नीतियों का निर्माण करेगा, इन निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और आर्टिकल 38 में दो बातें ध्यान में रखनी थी, एक तो मूल संविधान में थी और एक 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जोड़ी गई। मूल संविधान में उल्लेखित था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, किनके लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या करेगा, उपलब्ध करवाएगा। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आय, प्रतिष्ठा, सुविधा में जो असमानता है उसको दूर करने की बात भी की गई थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आज अपन बात करते हैं किसके बारे में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 के बारे में। किसके बारे में बात करें, आर्टिकल 39 के बारे में बात करें साथियों। और आर्टिकल 39 जो है ये निदेशक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल माना जाता है। कौन सा, अनुच्छेद 39। इसमें बहुत सारी बातें उल्लेखित की गई हैं, एक एक बात के बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 39A। अब ए मैंने स्मॉल लिखा है, ए मैंने कौन सा लिखा है, स्मॉल लिखा है ये, लेकिन इसमें ध्यान में रखना है स्मॉल लिखा, इसका मतलब क्या होगा, ये मूल संविधान का पार्ट था। मूल संविधान का मतलब जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तो ये आर्टिकल 39A था। आगे मैं और बात करूंगा आर्टिकल 39A के संदर्भ में, और जैसे ही मैं ए कैपिटल लिखूंगा आपको क्या समझना है, ये मूल संविधान में उल्लेखित नहीं था, बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। आर्टिकल 39A में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि राज्य महिला एवं पुरुषों के लिए, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए, राज्य महिलाओं एवं पुरुषों के लिए आजीविका, राज्य महिला एवं पुरुषों के लिए आजीविका या मैं कह सकता हूं रोजगार उपलब्ध करवाएगा, रोजगार उपलब्ध करवाएगा। राज्य महिला और पुरुषों के लिए क्या उपलब्ध करवाएगा, रोजगार उपलब्ध करवाएगा। ये राज्य का कर्तव्य है, लेकिन राज्य अगर नहीं भी करवाए ना तो अपन न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। पहले बात क्लियर की गई, आर्टिकल 37 में सारी बात लिखी गई स्पष्ट रूप से कि राज्य के कर्तव्य हैं और इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। राज्य की ड्यूटी बनती है, राज्य का एक कर्तव्य बनता है कि वो महिलाओं और पुरुषों के लिए क्या उपलब्ध करवाएं, रोजगार उपलब्ध करवाएं। और इसी के तहत आप लोगों को पता होगा मनरेगा जैसी व्यवस्था जो है भारत में शुरू की गई, जिसमें न्यूनतम जो है कम से कम इतने दिन का रोजगार तो भारत के प्रत्येक नागरिक को मिलना ही मिलना चाहिए, हर परिवार को मिलना चाहिए, ये बात की गई। उसका आधार कौन सा आर्टिकल था, 39। आपसे पूछा जा सकता है कि मनरेगा को शुरू करने का उद्देश्य भारतीय, या मनरेगा को शुरू करने का आधार भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल है, आप ध्यान में रखेंगे कौन सा आर्टिकल, 39A।
दूसरा साथियों आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 39B। कौन सा ध्यान में रखेंगे? आर्टिकल 39B। और आर्टिकल 39B में लिखा गया है कि राज्य के जो भौतिक संसाधन हैं, राज्य के जो भौतिक संसाधन हैं, भौतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग होना चाहिए। भौतिक संसाधनों का क्या होना चाहिए? समुचित प्रयोग होना चाहिए। समुचित प्रयोग हो जिसे अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके। जिसे क्या हो सके? अधिकतम लोगों का क्या हो सके? कल्याण हो सके। अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा आर्टिकल? 39B। क्या लिखा 39B में? कि राज्य के भौतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग हो जिससे अधिकतम लोगों का क्या हो सके? कल्याण हो सके। साथियों भौतिक संसाधन कौन से, पहले हमें यह जानना आवश्यक है। मैं कह रहा हूं शब्दों से परिचित होइएगा। और भौतिक संसाधनों का मतलब है जैसे रेलवे है, जैसे बैंकिंग है, ये कैसे संसाधन है? भौतिक संसाधन है। और भौतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग हो सके जिसे अधिकतम लोगों का क्या हो? कल्याण हो। अधिकतम लोगों का क्या हो सके? कल्याण हो सके। तो इसमें आप कौन सा शब्द को ध्यान में रखेंगे? भौतिक संसाधन। और इसी के आधार पर ही इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का क्या किया था? राष्ट्रीयकरण। पता होना चाहिए कौन सा आधार मानकर। तो आर्टिकल 39B को आधार मानकर 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का क्या किया था भाई? राष्ट्रीयकरण। बैंकों का क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया था। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को अवैध माना, लेकिन बाद में इंदिरा जी ने अमेंडमेंट करके ये बात को जोड़ दिया गया कि आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए अगर मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन हो तो उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसलिए 39B आर्टिकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तीसरा साथियों आपको ध्यान में रखना, अगला जो आर्टिकल आप ध्यान में रखेंगे वो कौन सा रखेंगे? आर्टिकल 39C। कौन सा ध्यान में रखेंगे? अनुच्छेद 39C। और आर्टिकल 39C में लिखा गया है कि आर्थिक संसाधनों के संदर्भ, क्या लिखा गया है? कि आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं हो। आर्थिक संसाधनों का क्या नहीं हो? केंद्रीकरण नहीं हो। जो भी आर्थिक संसाधन है उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। और अर्थव्यवस्था का वितरण समान रूप से हो ताकि अमीर ज्यादा अमीर नहीं बने और गरीब ज्यादा गरीब नहीं हो। बीच की जो खाई है उसको कम किया जाए, गरीबों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। और अमीरों के संदर्भ में जो बात है तो उनको बिल्कुल उनका अधिकार है, लेकिन सारे संसाधनों पर या सारे आर्थिक संसाधन है उन पर उनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। और इसी को आधार मानते हुए इंदिरा जी ने राजाओं की प्रीव्यू पर्स को क्या किया था? बंद किया था। एक एक बात पता होनी चाहिए। राजाओं का प्रीवी पर्स, राजाओं के पास पहले से बहुत सारे पैसे थे और अब उन्हें राज्य सरकार मतलब जो है केंद्र सरकार जो है संघ सरकार जो है वो उन्हें और पेंशन दे रही है। तो इंदिरा जी ने उसकी प्रीवी पर्स को क्या कर दिया? बंद कर दिया। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध माना और कहा कि इंदिरा जी ने जो किया है गलत है। लेकिन बाद में जब संविधान में संशोधन कर दिया गया और उसके तहत राजाओं की प्रीवी पर्स को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, पहला कि मनरेगा को शुरू करने के आधार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39 है। मनरेगा को शुरू करने का आधार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? 39 है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में आधार कौन सा आर्टिकल है? 39B। और आपसे पूछे कि राजाओं की प्रीवी पर्स को बंद करने के पीछे भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? 39C। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल आप ध्यान में रखेंगे साथियों, कौन सा? आर्टिकल 39D। कौन सा ध्यान में रखेंगे? अनुच्छेद 39D। और अनुच्छेद 39D में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 39D में लिखा गया है कि महिला एवं पुरुष जो हैं अगर कार्य समान करे तो वेतन भी क्या मिलना चाहिए? समान मिलना चाहिए। महिला और पुरुष अगर कार्य समान करे तो वेतन भी समान मिलना चाहिए। भारत पुरुष प्रधान देश है और पुरुष प्रधान देश होने के कारण महिलाओं को वेतन पुरुषों की तुलना में कम दिया जाता है।
महिलाओं को वेतन पुरुषों की तुलना में कम दिया जाता है, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया कि महिला और पुरुष अगर कार्य समान कर रहे हैं तो वेतन भी क्या मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए। आप लोगों को पता होगा, इसी को आधार मानते हुए समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया। इसी को आधार मानते हुए समान पारिश्रमिक, इसी को आधार मानते हुए समान पारिश्रमिक क्या बनाया गया, अधिनियम बनाया गया। समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया, यह भी आपको ध्यान में रखना है। यानी समान पारिश्रमिक अधिनियम कब बनाया गया था, 1976 में, वर्ष भी ध्यान में रख सकते हैं, 1976 में, जिसमें अगर महिला और पुरुष कार्य समान करे तो उसे वेतन भी क्या मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए। अब ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसके बारे में अपन बात करें, इनको प्रभावी बनाने के लिए संसद ने समय समय पर बहुत सारे कानून बनाए हैं और उसी के तहत जो है 39D के तहत क्या बनाया गया, समान पारिश्रमिक अधिनियम, जिसमें आपने देखा होगा कि सरकारी नौकरी में अगर महिला और पुरुष एक साथ जॉब कर रहे हैं, एक ही उनका पद है, एक ही, तो उसमें वेतन भी क्या मिलेगा, समान मिलेगा। लेकिन निजी क्षेत्र में अपन सब देखते हैं कि महिला और पुरुष में अगर कार्य समान करें फिर भी उनके साथ वेतन के संदर्भ में भेदभाव होता है। अगर यही किस में शामिल होता, अगर यही मौलिक अधिकार में शामिल होता या फिर ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य होते तो महिलाएं जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती थी। लेकिन ये राज्य के कर्तव्य है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि महिला और पुरुष अगर कार्य समान कर रहे हैं तो वेतन भी उसे क्या मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए। ठीक है, अगला आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, आर्टिकल 39E। कौन सा ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 39E। और आर्टिकल 39E में लिखा है कि महिला और पुरुष, महिला और पुरुष ऐसा कार्य करने के लिए विवश नहीं हो, ऐसा कार्य करने के लिए, ऐसा कार्य करने के लिए विवश नहीं हो, महिला और पुरुष ऐसा कार्य करने के लिए विवश नहीं हो, विवश नहीं हो, ताकि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर, ताकि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़े, प्रतिकूल प्रभाव पड़े। भाई राज्य का ये कर्तव्य रहेगा कि राज्य में स्थित कोई भी महिला और पुरुष ऐसा कार्य करने के लिए विवश नहीं हो ताकि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। आपने एक मूवी देखी होगी KGP, नहीं देखी हो तो आज देख लेना। KGP का नाम करके मूवी है जो आपके सोने की खदानों को लेकर है। सोने की खदानें जो आपके साउथ इंडिया में रहती हैं, वहां पर जो है उन सोने की खदानों में महिलाएं और पुरुष जो हैं उनको उन खदानों में उतार दिया जाता है। उनके बाद आगे की सारी जिंदगी उनकी वहीं समाप्त हो जाती है। और आपको पता है 500 मीटर, 1000 मीटर, 2-2000 मीटर गहरी खदानों के अंदर वो कार्य करते हैं। एक प्रकार से उनकी मजबूरी है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनके पास दूसरे कोई रोजगार के संसाधन नहीं है। राज्य की ड्यूटी है, राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी महिला और पुरुष ऐसा कार्य करने के लिए विवश नहीं हो ताकि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। भाई अगर 200 मीटर, 500 मीटर गहरी खदानों में काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ में आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बड़े बड़े जो कल कारखाने होते हैं जहां पर बहुत तेज स्पीड में आवाज आ रही है, बहुत भारी कल कारखाने होते हैं, लेकिन रोजगार की कमी के कारण महिला और पुरुष वहां पर कार्य करते हैं जिनसे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, ये राज्य का कर्तव्य है कि कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि वह कार्य करे लेकिन उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। जैसे साथियों मैं बात करूं तो आपको पता होगा माइंस में काम करने वालों के लिए जो है बहुत सारे बेनिफिट, एक खनन नीति बनाई गई है जिसके तहत जो माइंस का जो जिसके पास अधिकार हैं, जिन्हें लाइसेंस ले रखा है, उनको नागरिकों के प्रति उनका बीमा करवाना होगा। उनको समय समय पर ऐसे किट उपलब्ध करवाना है जिनसे उनके कार्य करते वक्त जो है उनकी जो डस्ट रहती है वो उनके शरीर में प्रवेश नहीं करे। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, राज्य समय समय पर करता भी है। लेकिन ये क्या है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लागू होने के कारण
अगर कोई भी ऐसा नहीं करे तो इसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और इसी में दूसरा प्रावधान किया गया है कि बच्चों की सुकुमार अवस्था का ध्यान रखें। बच्चों की सुकुमार अवस्था का ध्यान रखें। सुकुमार अवस्था का क्या रखे? ध्यान रखे। बच्चों की सुकुमार अवस्था का क्या रखे? ध्यान रखे। ये कौन सा आर्टिकल में है? 39E में। अगला आर्टिकल ध्यान में रखना आपको 39F। कौन सा ध्यान में रखेंगे? आर्टिकल 39F। और आर्टिकल 39F में लिखा गया है कि बच्चों को राज्य बच्चों हेतु गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाए। कैसा वातावरण उपलब्ध करवाए? गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाए। गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाए। राज्य बच्चों के लिए गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाए, जिससे गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाए जिससे उनका क्या हो सके? सर्वांगीण विकास हो सके। जिससे उनका कैसा विकास हो सके? सर्वांगीण विकास हो सके। अर्थात बच्चों को स्वास्थ्य के संदर्भ में बच्चों को स्वस्थ कैसा रखा जाए और बच्चों के स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल 39E में लिखी गई। तो कुल कितने अनुच्छेद आप ध्यान में रखेंगे? 39 में 3 और 3 कितने हो गए? 6। अब इनको याद कैसे करना है वो थोड़ा सा देखिएगा। आर्टिकल 39 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C, आर्टिकल 39D, आर्टिकल 39E और आर्टिकल 39F। ये 6 आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। एक एक शब्द को पकड़ना है। अगर आपने शब्दों को पकड़ना सीख लिया तो कोई मुश्किल नहीं है, अनुच्छेद आराम से क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे, इजीली याद हो जाएंगे। देखिए जरा, सबसे पहला आर्टिकल जो मैंने लिखा है 39A। 39A में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा कि महिला और पुरुषों के लिए आजीविका या रोजगार उपलब्ध करवाएगा। तो यहां पर आप एक शब्द में क्या नोट कर सकते हैं? आजीविका या रोजगार। क्या नोट कर सकते हैं? आजीविका या रोजगार। क्या नोट कर सकते हैं? आजीविका या रोजगार। बी में मैंने कहा भौतिक संसाधन, तो बी में आप क्या नोट कर सकते हैं? भौतिक संसाधन। और भौतिक संसाधन क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। जैसे रेलवे है, बैंकिंग, उसको अपन भौतिक संसाधन कहते हैं, भौतिक संसाधन। सी में आपको क्या ध्यान में रखना है? आर्थिक संसाधन। कौन से ध्यान में रखेंगे? आर्थिक संसाधन। डी में आप ध्यान में रखेंगे समान कार्य समान वेतन। समान कार्य समान वेतन। समान कार्य समान वेतन। ई में आप ध्यान में रखेंगे कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए विवश नहीं हो। विवश नहीं हो, ताकि उनके शारीरिक और मानसिक विकास और बच्चों के लिए। और यहां पर आप क्या ध्यान में रखेंगे? बच्चे। बस हो गए ना याद? इसी प्रकार से याद कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में अपने पास खूब सारा सिलेबस रहता है, अपन नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय कम होता है और एग्जाम पे अपन एग्जाम के टाइम रिपीट नहीं कर पाते। इसलिए पहले एक बार अच्छे ढंग से पढ़िएगा और साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब है आर्टिकल 39A देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि ये आजीविका या रोजगार की बात करता है। बी दिखते ही आना चाहिए भौतिक संसाधन। सी दिखते ही आना चाहिए कौन सा? आर्थिक संसाधन। डी दिखते ही कौन सा आना चाहिए? समान कार्य समान वेतन। ई दिखते ही विवश, जैसे शब्द है आपके, अच्छा, महिला और पुरुष ऐसे कार्य करने के लिए विवश नहीं हो ताकि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। और जैसे ही आपको मिलेगा एफ, तो कहेंगे बच्चों के लिए प्रावधान है, तो बच्चों के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, ऐसा जो है वातावरण बनाया जाए जिससे बच्चा जो है सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चा की जो है उनके संदर्भ में बच्चों के जो स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, ये राज्य का क्या है? कर्तव्य है। क्लियर है बात आर्टिकल 39 के बारे में? एक आपको ध्यान में रखना, इसके बाद आर्टिकल 39A। अब मैंने ये आर्टिकल 39A कैपिटल लिखा है और मैंने कहा कैपिटल आते ही आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि ये बाद में जोड़ा गया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसको कब जोड़ा गया, तो आपको ध्यान में रखना है 42वें संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया मेरे भाई? 42वें संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, जो 3 जनवरी 1977 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसमें क्या प्रावधान किया गया? आर्टिकल 39A में प्रावधान किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है कि समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता, राज्य जो है समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा।
राज्य जो है समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता क्या करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई, 39 में। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि समान और निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब है आर्थिक रूप से अगर कोई व्यक्ति कमजोर है और उसे न्याय नहीं मिले, ये दुर्भाग्य कहेंगे अपन इस देश का और इस नागरिक का, इस समाज का। तो ऐसे नागरिक जो आर्थिक कारण से किसी प्रकार से न्याय लेने में विफल रहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं, आप सभी को पता है न्याय प्रणाली बहुत महंगी हो चुकी है और आम आदमी जो है इस बात को लेकर न्याय नहीं प्राप्त कर पाता कि जाएंगे कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, वहां वकीलों को पैसे देंगे, वकीलों की मोटी फीस होगी, फिर उस कारण से जो है अपने बस की बात नहीं, अपन दब के रह जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा व्यक्ति, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है और न्याय सब व्यक्तियों का अधिकार है, तो ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक कारण से न्याय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए राज्य ने क्या व्यवस्था करी है, राज्य ने कहा है कि समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। कौन उपलब्ध करवाएगा, राज्य उपलब्ध करे। किन के लिए करवाएगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो आर्थिक रूप से क्या है मेरे भाई, कमजोर हैं। समाज के जो वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए राज्य किसकी व्यवस्था करेगा, समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता क्या करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा। आप कहेंगे क्या राज्य ने अभी किया है ऐसा कभी? हाँ बिल्कुल, राज्य ने 1987 में क्या किया, इन आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर या आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए किसकी व्यवस्था की गई, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नलसा। नलसा की स्थापना कब हुई थी भी, 1987 में, और जो लागू कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है ये लागू हुआ था आपके 1995 में। क्या होता है नलसा में, नलसा जो है ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के संरक्षक में बनी एक कमेटी होती है और जिसमें वकीलों का एक पैनल होता है। किनका पैनल होता है, वकीलों का एक पैनल होता है और समाज के जो अपने कह सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए अगर न्याय की आवश्यकता पड़ी तो वकीलों का पैनल उनको मिलेगा और उनमें से आप किसी एक वकील को सूझ कर सकते हैं कि हाँ हमारी पैरवी जो इस वकील से करवाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे तो पैरवी जो है ये सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा होनी चाहिए, राम जेठमलानी के द्वारा होनी चाहिए। नहीं, राज्य जो व्यवस्था करेगा, राज्य का मतलब मैंने बता दिया, सारी बातें राज्य को परिभाषित कर दिया था उस समय। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन के तहत जो है नलसा का गठन हुआ। नलसा में क्या किया गया, एक वकीलों का एक पैनल बना दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की ये कुछ वकील हैं जो इस संदर्भ में कार्य करेंगे। तो वकीलों के पैनल के संदर्भ में आपके सामने एक लिस्ट आएगी कि आपको अगर निःशुल्क विधिक सहायता चाहिए तो आप उस पैनल में से किसी एक वकील को चुन सकते हैं और वो आपके निःशुल्क बिना किसी पैसे के आपकी न्यायिक के मामले में क्या करेंगे, मदद करेंगे। और प्रत्येक स्टेट लेवल पर सलसा का गठन किया गया। स्टेट लेवल पर किसका गठन किया गया, सलसा का गठन किया गया। और सलसा का मतलब है राज्य, जिस प्रकार यहां केंद्र है यहां पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ये डलसा का गठन किया गया और डलसा का मतलब है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। यहां पर जिला स्तर पर एक वकीलों का एक पैनल होता है, यहां पर राज्य स्तर पर होता है और यहां पर केंद्र स्तर पर होता है। ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य ने इस कर्तव्य का निर्वहन किया और इस प्रकार की संस्थाओं का गठन किया है, जैसे नलसा है, डलसा है और कौन सी है, सलसा है। और इसमें मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आप अपनी पसंद के वकील को चुन सकते हैं, लेकिन जो पैनल आपको देगा, जो आपको लिस्ट मिलेगी उसी में से। ऐसा नहीं है कि आप भारत के सबसे बड़े वकील को कहेंगे नहीं मेरे मामले में पैरवी ये करना चाहिए, नहीं भाई साहब। और इसमें भी वो वकील शामिल होते हैं जो इच्छा पूर्वक कि मुझे जो है कुछ मामलों में निःशुल्क न्याय उपलब्ध करवाना चाहिए, निःशुल्क विधिक सहायता करनी चाहिए और मैं इस पैनल में शामिल होना चाहता हूं। ऐसे वकीलों का एक पैनल बनती है और उसके माध्यम से जो है ये नागरिकों को निःशुल्क न्यायिक सहायता, विधिक सहायता क्या करवाती है, उपलब्ध करवाती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ध्यान में रखना है, नलसा, सलसा और डलसा 1987 लागू कब हुआ था, 1995। इसका आधार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है,
अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 39A मूल संविधान में उल्लेखित नहीं था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता क्या करवाएगा मेरे भाई, उपलब्ध करवाएगा। कौन सा आर्टिकल हो गया, 39। अगला आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है 40। कौन सा ध्यान में रखेंगे, 40। और आप सभी को पता है गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज्य। किनका सपना था, गांधी जी का सपना था क्या, ग्राम स्वराज्य की कल्पना। गांधी जी का क्या सपना था, ग्राम स्वराज या ग्राम स्वराज्य, ठीक है। अर्थात गांवों को गांधी जी ने कहा मजबूत किया जाए, देश की मजबूती अपने आप ही हो जाएगी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए। और इसी के तहत जो है आर्टिकल 40 में लिखा गया कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। राज्य जो है ग्राम पंचायतों का क्या करेगा, गठन करेगा। राज्य किसका गठन करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। और इसी के आधार बनाकर आप सभी को पता होगा कि 73वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, जो आपके बाद में 1993 में क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। और इसी के तहत भारतीय संविधान के भाग 9 में, कौन से भाग में, भाग 9 में आर्टिकल 243A से लगाकर आर्टिकल 243O तक किसका प्रावधान किया गया है, पंचायती राज के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। और पंचायती राज संस्थाओं का मतलब है ग्राम पंचायतों का गठन किया। तो राज्य ने आर्टिकल 40 को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया है, 73वां संविधान संशोधन किया। और उसके तहत जो है 1993 में ये लागू हुआ और 24 अप्रैल को लागू हुआ था। कौन सी अप्रैल को लागू हुआ था, 24 अप्रैल को लागू हुआ था। और इसलिए हम प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। किसको मजबूती प्रदान करने के लिए, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए। और आप सभी को पता होगा इसको लेकर बहुत सारी समितियां बनी थी, जैसे बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, जीवीके समिति है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, पीके थूगन समिति है, बहुत सारी समितियां बनी। और अंत में सभी समितियों ने क्या कहा कि इनको संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाए, इनकी संरचना कैसी होगी, इनका संविधान में जब तक स्पष्ट नहीं उल्लेख होगा तब तक इनको मजबूती प्रदान नहीं होगी। और इसी के तहत 73वां संविधान संशोधन किया गया। और आज जो है आर्टिकल 243 से लगाकर 243O तक जो है किसका प्रावधान किया गया है, इन पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। किसको आधार मानते हुए, आर्टिकल 40 को। अगला आपको ध्यान में रखना है भारतीय संविधान का आर्टिकल 41। देखिएगा 3 आर्टिकल आपको साथ में ध्यान में रखने हैं, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 और एक और रख सकते हैं आर्टिकल 43A। अब ए मैंने कैपिटल लिखा, इसमें आपको ध्यान में रखना है कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। देखिए जरा, आर्टिकल 41 में लिखा गया है कि राज्य जो है, क्या प्रावधान किया गया कि राज्य कुछ दशाओं में, राज्य कुछ दशाओं में, और कुछ कौन कौन सी, तो आपको ध्यान में रखना है, बेकारी, बीमारी, बेरोजगारी और निःशक्तता। कौन सी ध्यान में रखेंगे, बेकारी, बीमारी, बेरोजगारी और निःशक्तता। ये ऐसी दशाएं हैं, कौन कौन सी, पहली बेकारी के समय, बीमारी के समय, बेरोजगारी के समय और निःशक्तता के समय राज्य क्या उपलब्ध करवाएगा, राज्य जो है शिक्षा या अपन कहें काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। क्या उपलब्ध करवाएगा, काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, 41 में। क्या लिखा गया है कि राज्य कुछ दशाओं में, और दशाएं बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं, कौन कौन सी, बेकारी के समय, बीमारी के समय, बेरोजगारी के समय और निःशक्तता के समय। बेकारी के समय, बीमारी के समय, बेरोजगारी के समय और निःशक्तता। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि निःशक्तता जैसा शब्द भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है।
निःशक्तता जैसा शब्द भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है? आर्टिकल 41 में, और 41 का मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निःशक्तता जैसा शब्द उल्लेखित किया गया है, जिसमें क्या प्रावधान किया गया है कि राज्य इन दशाओं में क्या उपलब्ध करवाएगा? काम उपलब्ध करवाएगा, शिक्षा उपलब्ध करवाएगा और लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? 41 में। अगला आर्टिकल आपको ध्यान में रखना कौन सा? आर्टिकल 42। कौन सा ध्यान में रखेंगे? अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में दो बातें ध्यान में रखनी। कितनी बातें ध्यान में रखेंगे? एक एक आर्टिकल के बारे में प्रत्येक बिंदु पर अपन बात कर रहे हैं। आर्टिकल 42 में दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली ध्यान में रखेगा कि काम से काम नहीं चलेगा। राज्य जो है कार्य के लिए, कार्य हेतु क्या उपलब्ध करवाएगा? मानवोचित एवं न्याय संगत दशा, मानवोचित एवं न्याय संगत दशा उपलब्ध करवाएगा। यानी राज्य कार्य के लिए मानवोचित एवं न्याय संगत दशा क्या करवाएगा? उपलब्ध करवाएगा। साथियों, आप सभी को पता है काम देना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन काम के लिए उचित दशा का भी पालन होना चाहिए। काम के लिए ऐसा नहीं है कि गर्भवती महिला है या फिर जो है ये दिव्यांग व्यक्ति हैं और उनको इस प्रकार का काम दे दे जो इनके बस की बात हो ही नहीं। तो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि काम के साथ में काम के लिए मानवोचित एवं न्याय संगत दशा भी क्या करवाएगा? उपलब्ध करवाएगा। और दूसरी बात इसमें आपको क्या ध्यान में रखनी है? दूसरी बात ध्यान में ये रखनी है, दूसरी कौन सी ध्यान में रखेंगे कि यहां पर राज्य जो है, राज्य प्रसूति सहायता के संबंध में, प्रसूति सहायता के संबंध में क्या बनाएगा? उपबंध बनाएगा। राज्य जो है प्रसूति सहायता के संबंध में क्या बनाएगा? प्रसूति सहायता के संबंध में उपबंध बनाएगा। प्रसूति सहायता के संबंध में उपबंध बनाएगा मतलब कानून बनाएगा। ये अच्छा प्रश्न हो सकता है कि प्रसूति सहायता के संदर्भ में उपबंध जैसी बात भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? 42 में। तो आर्टिकल 42 में दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली, काम के लिए उचित दशा, और फिर प्रसूति सहायता के संबंध में राज्य क्या बनेगा? उपबंध बनेगा। और साथियों, आपको पता होगा कि राज्य ने प्रसूति सहायता के संदर्भ में प्रसूति अधिनियम भी बनाए गए हैं, जिसके तहत महिलाओं को जो है ये प्रसूति के समय जो है उन्हें अवकाश मिलता है, और साथ ही पुरुषों को भी, मतलब पति और पत्नी दोनों को मिलता है, लेकिन पत्नी को ज्यादा मिलता है, पति को कम मिलता है। ये आधार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 42 है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना कि अगर वास्तव में ये लागू हो जाए तो भारत स्वर्ग से कम नहीं होगा। कितनी शानदार व्यवस्था एक एक अनुच्छेद के अंदर कर रखी है। अगला आर्टिकल देखिए जरा, आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 43 में आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 43 में भी दो बातें ध्यान में रखें। पहली, काम के लिए निर्वाह मजदूरी, काम हेतु निर्वाह मजदूरी उपलब्ध करवाएगा। कार्य हेतु राज्य क्या उपलब्ध करवाएगा? निर्वाह मजदूरी उपलब्ध करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा। काम देने से काम नहीं चलेगा, काम दो, फिर उनके लिए उचित दशा उपलब्ध कराओ, और काम के लिए कम से कम ऐसी निर्वाह मजदूरी तो उपलब्ध करवाई जाए ताकि उनके परिवार का भरण पोषण अच्छी प्रकार से हो सके। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल 43 में। और इसी को आधार बनाकर जो है ये न्यूनतम, आपके पता होगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कौन से आर्टिकल को आधार बनाकर बनाया गया है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 43 को आधार बनाकर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया। मैं आगे बात करूंगा कब बनाया गया, वर्तमान में मजदूरी के संदर्भ में क्या क्या, उच्च कुशल को कितनी मजदूरी है, अर्ध कुशल को कितनी है, कुशल को कितनी है, ये सारी बातें मैं करूंगा। यहां पर केवल आपको क्या ध्यान में रखना है कि निर्वाह मजदूरी उपलब्ध करवाने की बात जो है ये भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल 43 में। और 43 में दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि राज्य जो है लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा। किनकी स्थापना करेगा? लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा। राज्य किसकी स्थापना करेगा भाई? लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा। और यह भी गांधी जी का सपना था, तो यह भी गांधी दर्शन से प्रभावित आर्टिकल अपन मान सकते हैं। कौन सा? आर्टिकल 43, जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करने की बात कही गई है 43 के संदर्भ में। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 43A। और 43A मैंने कैपिटल लिखा तो आपको पता चली गया होगा कि इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया।
कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसमें किसका प्रावधान है? तो 43A में प्रावधान किया गया है 43A में कि कर्मकारों को, जो श्रमिक हैं, कर्मकारों को, या मैं कह सकता हूं श्रमिक जो हैं, उनके प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मैनेजमेंट में, प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की जाए, सुनिश्चित की जाए, प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई? 43A में लिखी गई। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हो सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि कर्मकारों एवं श्रमिकों को उनके प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाए, उनको मैनेजमेंट। और इसी के तहत जो है बहुत सारे ऐसे संगठन बने हुए हैं जो श्रमिकों के संगठन को लेकर हैं, और श्रमिक संगठनों को उनके मैनेजमेंट में भागीदारी सुनिश्चित प्रदान की गई है। कौन से आर्टिकल को आधार बनाकर? आर्टिकल 43A। अब देखिए जरा कौन कौन से आपको साथ में ध्यान में रखने हैं। आर्टिकल 41, 42, 43 और आर्टिकल 43A। देखिए जरा, सबसे पहले इसमें कहा था कि काम उपलब्ध करवाएगा, काम, शिक्षा और लोक सहायता। राज्य क्या उपलब्ध करवाएगा? काम, शिक्षा और लोक सहायता। फिर का भाई साहब, काम से काम नहीं चलेगा, केवल काम देने से क्या होगा? दूसरे में क्या प्रावधान है? काम के लिए क्या? मानवोचित एवं न्याय संगत दशा। काम के लिए मानवोचित एवं न्याय संगत दशा। फिर इसके बाद में 43 की बात करें तो क्या कहा कि काम के लिए निर्वाह मजदूरी, काम के लिए निर्वाह मजदूरी उपलब्ध करवाई जाए। और इसके बाद 43A में क्या कहा? प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, कर्मकारों की भागीदारी उपलब्ध करवाई जाए या भागीदारी की सुनिश्चितता करवाई जाए। 4 आर्टिकल साथ में ध्यान में रखना है। आर्टिकल 41, काम देगा राज्य, काम से काम नहीं चलेगा, काम के लिए उचित दशा देगा। फिर काम के लिए निर्वाह मजदूरी देगा। फिर प्रबंधन में, मैनेजमेंट में भागीदारी की उपलब्ध करवाएगा, सुनिश्चित करवाएगा। यह आर्टिकल कौन सा है? 43A। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, जहां से अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल आप ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 43B। कौन सा ध्यान में रखेंगे? 43B। और 43B कब जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन। और 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2012 में। 2012 में 97वां संविधान संशोधन हुआ, और ये नीति निर्देशक तत्वों में किया गया अंतिम अमेंडमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में अंतिम संविधान संशोधन पूछे तो आपको कौन सा करना है? 97वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 2012 में। देखिए साथियों, 2012 के इसके संदर्भ में बात करें तो इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना करेगा, सहकारी संस्थाओं की स्थापना एवं इनको बढ़ावा देने के संबंध में, एवं इनको बढ़ावा देने के संदर्भ में प्रयास करेगा। बढ़ावा देने हेतु क्या करेगा? प्रयास करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 97वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा जोड़ा गया कौन सा आर्टिकल? 43B। और इसमें आप कौन सा शब्द को पकड़ेंगे? इसमें आप जो है सहकारी संस्थाओं या सहकारी समितियों के बारे में बात ध्यान में रखेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 44। और 44 में क्या दे रखा है? समान नागरिक संहिता। क्या दे रखा है? समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। सबसे पहले ये समान नागरिक संहिता है क्या, इसके बारे में जानेंगे। और समान नागरिक संहिता लागू करने के संदर्भ में क्या क्या प्रयास किए गए हैं वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए साथियों, समान नागरिक संहिता के बारे में बात करें तो भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून व्यवस्था, सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून व्यवस्था, यानी धर्म के आधार पर निर्णय नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे क्या धर्म के आधार पर निर्णय होता है? हाँ, भारत में 97% मामलों में जो है ये कॉमन सिविल कोड लागू है। 97% मामलों में कॉमन सिविल कोड लागू है। लेकिन आज भी ऐसे कुछ मामले हैं, कौन कौन से?
जैसे विवाह से संबंधित हो गया, तलाक से संबंधित हो गया, गोद से संबंधित हो गया, उत्तराधिकार से संबंधित हो गया। ये कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू नहीं है, जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। विवाह, तलाक, गोद और उत्तराधिकार, ये कुछ ऐसे मामले हैं जहां कॉमन सिविल कोड लागू नहीं है। आज भी विवाह के आधार पर, धर्म के आधार पर निर्णय होता है। जैसे हिंदू धर्म में एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है और मुस्लिम धर्म में एक व्यक्ति एक से अधिक शादी कर सकता है। दूसरा, तलाक के संदर्भ में आप सभी को पता है, तलाक के संदर्भ में भी अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। तीसरा, गोद के संदर्भ में भी अलग अलग धर्मों के अनुसार गोदनामा किस प्रकार लिया जाता है, इसके संदर्भ में अलग प्रावधान है। और उत्तराधिकार या पैतृक संपत्ति के संदर्भ में भी अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। यानी धर्म के आधार पर क्या होता है, निर्णय होता है। आर्टिकल 44 में यह लिखा गया कि जब भी भारत के लोग सोचने और समझने की क्षमता विकसित हो जाए, उस समय ऐसी कॉमन सिविल कोड लागू कर सकते हैं। सोचने और समझने का मतलब क्या है? जब धर्म की बजाय देश को जब प्राथमिकता प्रदान करना शुरू कर दे, उसी समय ऐसी चीजें संभव हैं, अन्यथा संभव नहीं है। और जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा, इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट जब भी हस्तक्षेप की बात करता है या सरकार जब भी हस्तक्षेप की बात करते हैं, अपने अपने धर्मों का झंडा उठाकर खड़े हो जाते हैं कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कैसे कर दिया। तो बिल्कुल आज भी पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, कॉमन सिविल कोड लागू नहीं है, लेकिन कुछ मामलों को छोड़कर बाकी समान नागरिक संहिता लागू है। यानी अगर फौजदारी मामला है, जैसे लड़ाई झगड़े से संबंधित, मारपीट से संबंधित, तो वहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। वहां पर धर्म के आधार पर निर्णय नहीं होगा कि हिंदू धर्म के दो व्यक्ति आपस में लड़े और एक ने दूसरे का मर्डर कर दिया तो उसके लिए देखेंगे कि हिंदू धर्म में क्या कानून है, मुस्लिम नहीं। इन मामलों के अलावा सारे मामलों में समान नागरिक संहिता लागू है। सबसे पहले अपन जानेंगे समान नागरिक संहिता क्या है। अर्थात समान नागरिक संहिता का मतलब है धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं करके, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं करके सभी नागरिकों हेतु एक समान न्यायिक व्यवस्था, एक समान कैसी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था। और एक समान इस न्यायिक व्यवस्था को अपन क्या कहेंगे, एक समान न्यायिक व्यवस्था को अपन कहेंगे समान नागरिक संहिता। एकमात्र स्टेट गोवा ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। एकमात्र राज्य कौन सा? गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता अपन लागू कह सकते हैं। भारत में भी बहुत बार ऐसा हुआ कि समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई। जैसे 3 तलाक के संदर्भ में थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। 3 तलाक के संदर्भ में एक दो वाद आप ध्यान में जरूर रखिएगा। जैसे एक तो है साहबानो बनाम, कौन सा वाद ध्यान में रखेंगे? साहबानो बनाम भारत संघ, साहबानो बनाम मोहम्मद अहमद बेग, साहबानो बनाम मोहम्मद अहमद बेग, ये मामला आपको ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक। देखिए तलाक की बात करें तो मुस्लिम धर्म में 3 प्रकार की तलाक होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो होती है तलाक ए हसन, दूसरी होती है तलाक ए अहसन, और तीसरी होती है जिसका नाम है तलाक ए बिद्दत। कौन सी है? तलाक ए बिद्दत। कितने प्रकार की तलाक? 3 प्रकार की। तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन और ये जो तलाक ए बिद्दत हैं, इसी तलाक के बिद्दत को क्या बोलते हैं? 3 तलाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 तलाक कहा जाता है। और ये एक समाज में कुरीति थी कि 3 तलाक का मतलब 3 बार अगर किसी महिला को पुरुष जो है तलाक 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 कह दे तो उसका तलाक हो जाएगा। 3 बार जो है तलाक 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 कह दे तो उसका तलाक हो जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ये एक प्रकार से सामाजिक कुरीति है। पुरुषों के समान महिलाओं को भी समाज में समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि भारत में महिलाओं और पुरुषों सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए संविधान में। हालांकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा अधिकार है, क्योंकि भारत पुरुष प्रधान देश है और महिलाओं को अपने सर्वांगीण विकास के लिए थोड़े अधिक अधिकार प्रदान होने चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये है कि दबंगों का नहीं, जो आपके कमजोर हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, यही तो असली लोकतंत्र है। इसी के तहत मोहम्मद अहमद बेग बनाम साहबानो वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तलाक ए हसन,
और तलाक ए अहसन तो ठीक है, लेकिन ये तलाक ए बिद्दत जो है इसके संदर्भ में कुछ दिक्कतें हैं और इसको दूर किया जाना चाहिए। और इसमें जो है तलाक दी हुई महिला के भरण पोषण की जिम्मेदारी इस पहले वाले पति की हुई। यानी इस साहबाना को जो तलाक दिया गया है, इस तलाक के बाद जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाए या जब तक तलाक दी हुई महिला की दूसरी शादी नहीं हो जाए, क्या नहीं हो जाए, दूसरी शादी नहीं हो जाए, तब तक इसके भरण पोषण की जिम्मेदारी इन पहले वाले पति की होगी। बहुत सारे धर्मों में ऐसा प्रावधान है, बहुत सारे धर्मों में ऐसा प्रावधान है कि जब तक तलाक के बाद उस महिला की दूसरी शादी नहीं हो जाती है और जब तक तलाक के बाद जो है उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी इस पति की रहेगी जिसने तलाक दिया है। लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस वाद में कहा कि इसकी भरण पोषण की जिम्मेदारी किनकी होगी, उन पहले वाले पति की होगी। लेकिन साथियों, सरकार ने यहां पर एक कानून बना दिया और कानून बनाकर इस वाले मामले को क्या कर दिया गया, इस वाले मामले को अप्रासंगिक बना दिया गया। क्या बना दिया गया, अप्रासंगिक बना दिया गया। क्या बनाया गया, सरकार ने संसद में एक अधिनियम बना दिया गया, 3 तलाक संरक्षण अधिनियम। क्या बना दिया गया, 3 तलाक संरक्षण अधिनियम। और 3 तलाक संरक्षण अधिनियम बनाकर यह जो मामला था इसको क्या कर दिया, अप्रासंगिक बना दिया। ठीक है। अब इसके बाद में एक और वाद आप ध्यान में रख सकते हैं, डेनियल लतीफ बनाम भारत संघ। ध्यान से सुनिएगा, अगला वाद आप कौन सा ध्यान में रखेंगे, डेनियल लतीफ बनाम भारत संघ। डेनियल लतीफ बनाम कौन सा संघ, भारत संघ। डेनियल लतीफ वाद का संबंध भी इस 3 तलाक से संबंधित, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और डेनियल लतीफ जो है ये मोहम्मद अहमद बेग वाला मामला जो था इसमें साहबानों की तरफ से वकील थे, लेकिन यहां पर भी कोई ज्यादा फैसला नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। अंत में अपन बात करें सायरा बानो वाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सायरा बानो वाद, कौन सा वाद है, सायरा बानो वाद। ये बात है 22 अगस्त 2017 की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है सायरा बानो वाद में और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में तलाक ए बिद्दत यानी 3 तलाक पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। तलाक ए बिद्दत पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। और इसके साथ ही संसद ने भी 3 तलाक के संदर्भ में एक कानून बनाकर इस तलाक ए बिद्दत को हमेशा के लिए क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो धीरे धीरे हालांकि यहां पर भी विरोध हुआ था, कहा हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करें। हिंदू धर्म में भी ऐसी बहुत सारी आपको पता होगा सामाजिक कुरीतियां थी, जैसे बाल विवाह है, आपके सुना होगा देवदासी प्रथा है, आपने सुना होगा बहु विवाह है, आपने सुना होगा जो है ये विधवा विवाह नहीं करना है, आपने सुना होगा जो है वो पति की मृत्यु के साथ पत्नी को ही आग में जला दिया जाता था। ठीक है, ऐसी सामाजिक कुरीतियां भारत के प्रत्येक समाज में है। इनको धीरे धीरे समाप्त करके सभी नागरिकों के लिए एक समान ऐसा न्यायिक प्रणाली उपलब्ध करवाई जाए ताकि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉमन सिविल कोड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, कॉमन सिविल कोड के नाम से जानते हैं। और धीरे धीरे आगे अपन बढ़ भी रहे हैं और जैसे जैसे ही हम धर्म के स्थान पर देश को प्राथमिकता प्रदान कर देंगे और संसद इस प्रकार की विधि बनाएगी, सरकार इस प्रकार का कानून बनाकर धीरे धीरे पूरे भारत में 3 तलाक पूरे भारत में जो है ये समान नागरिक संहिता क्या कर देगी, लागू कर देगी। लेकिन ये ऐसा तभी संभव है जब सरकारें पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत में हो और सरकार इस बात का सोच नहीं करे कि आगामी आने वाले चुनाव में मुझे वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरकारें वोट बैंक की राजनीति जब तक करेगी और अपन जब तक धर्म का झंडा उठाए हुए पहले रखेंगे। देखिए, अपने अपने धर्म के मामले में सभी को हमें अधिकार है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि आप धर्म को मान सकते हैं, उनका आचरण कर सकते हैं, उनका अंतःकरण के अधिकार है। लेकिन देश और धर्म की जहां बात आ जाए वह देश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और धर्म में फैली ऐसी सामाजिक कुरीतियों को हमेशा के लिए समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे भी व्यक्तिगत मेरा विचार है, ऐसा होना चाहिए। और उसी के संदर्भ में यह समान नागरिक संहिता जो है और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। लेकिन समय के साथ परिवर्तन होगा निश्चित तौर पर और आने वाले समय में भारत में समान नागरिक संहिता भी लागू
होगी। क्या है समान नागरिक संहिता, इसके बारे में थोड़ा सा जाना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और ये सायरा बानो जरूर वाद आप ध्यान में रखिएगा, बाकी याद करो तो ठीक है, लेकिन ये सायरा बानो जरूर ध्यान में रखना है। प्रश्न आपसे इस प्रकार का पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय का वो कौन सा वाद है जो 3 तलाक पर प्रतिबंध से संबंधित है। पूरी तरीके से बयान लगा दिया गया, कौन सा वाद ध्यान में रखेंगे, सायरा बानो वाद। कब की बात है ये, 22 अगस्त 2017 की बात है। और इसमें तलाक ए बिद्दत, जिसे अपन 3 तलाक के नाम से जानते हैं, इस पर रोक लगा दी। और बाद में मोदी जी की सरकार के द्वारा संसद में एक अधिनियम भी 3 तलाक से संबंधित बनाकर इस 3 तलाक को हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब एक और शब्द आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, इद्दत की अवधि, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इद्दत की अवधि, ये साथियों 1 से 1.25 महीने का समय होता है, जिसमें लगभग 40 दिन अपन मान सकते हैं। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इद्दत की अवधि, और इद्दत की अवधि में ऐसा माना जाता है कि पति दूर रहे पत्नी से, तो इस प्रकार की ये भी तलाक से संबंधित एक बात है। इद्दत की अवधि आप ध्यान में रखिएगा। बाकी 3 तलाक जो है, पूरी तलाक पर रोक नहीं लगी है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म से संबंधित जो लोग हैं वो तलाक दे ही नहीं सकते, अरे तलाक दे सकते हैं। केवल ये जो 3 तलाक वाला मामला था ना, इस पर बैन लग गया है। बाकी आज भी जो तलाक हसन और तलाक जो अहसन है, ये आज भी है, और इनके तहत तलाक दी जा सकती है, इनके तहत तलाक दी जा सकती है। लेकिन तलाक बिद्दत को सायरा बानो वाद में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला आर्टिकल साथियों आपको ध्यान में रखना, आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45। और अनुच्छेद 45 में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी। 2 बातें कैसे, एक तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए अनुच्छेद 45 में मूल संविधान में क्या था, और एक अनुच्छेद 45 में वर्तमान संविधान में क्या है। एक तो मूल संविधान में क्या था और एक वर्तमान संविधान में क्या है। देखिए जरा, मूल संविधान की बात करें, और मूल संविधान का मतलब आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उसको बोलते हैं। और वर्तमान का मतलब जो 2021 में हमारा भारतीय संविधान है, इनके बारे में। मूल संविधान में आर्टिकल 45 में प्रावधान था कि 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए, कितने, 14 वर्ष से कम बच्चों हेतु, 14 वर्ष से कम बच्चों हेतु राज्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए राज्य निःशुल्क शिक्षा क्या करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा। यह बात कौन से आर्टिकल में लिखी थी, 45 में, और यह मूल संविधान में उल्लेखित थी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आप ध्यान में रख सकते हैं कि वर्तमान में प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष से कम बच्चों हेतु, 6 वर्ष से कम बच्चों हेतु, 6 वर्ष से कम बच्चों हेतु राज्य जो हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। और ये जो है कब प्रावधान किया, ये भी ध्यान में रखना है। कब प्रावधान किया गया, तो आप सभी को पता है 86वां संविधान संशोधन। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जब हुआ था, तो ये जो प्रावधान था इसको कहां जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21A के तहत क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21A के तहत क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। अतः वर्तमान में जो है ये 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है। तो यहां जब इसको मौलिक अधिकार बनाया गया तो यहां पर क्या उल्लेखित कर दिया गया, यहां पर उल्लेख कर दिया गया कि 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए राज्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन उपलब्ध करवाएगा। और साथियों इसी के तहत आप सबको पता होगा कि इनकी व्यवस्था की गई आंगनवाड़ी केंद्र। आप सभी को पता होना चाहिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना करने के पीछे आधार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा करेंगे, 45 करेंगे। बहुत ही अच्छा और जबरदस्त प्रश्न हो सकता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना के पीछे भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा ध्यान में रखेंगे, 46 आर्टिकल 45, सॉरी 46 के आर्टिकल 45 आर्टिकल 45 ध्यान में रखिए।
ठीक है, तो 45 के संदर्भ में भी कितनी बातें ध्यान में रखनी है? 2 बातें ध्यान में रखनी है, एक मूल संविधान की और एक वर्तमान संविधान में क्या उल्लेखित किया गया है। इनके बाद अगला आर्टिकल आप ध्यान में रखेंगे भाई, आर्टिकल 46 आर्टिकल 46 में लिखा गया है कि अनुसूचित जाति, इनके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्ग एवं समाज के दुर्बल वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के दुर्बल वर्गों हेतु, समाज के दुर्बल वर्गों हेतु राज्य जो हैं ये काम एवं शिक्षा की व्यवस्था करेगा। क्लियर है बात? आर्टिकल 46 किससे संबंधित ध्यान में रखना? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज का जो कमजोर वर्ग है, जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो समाज का दुर्बल वर्ग है, राज्य उनके लिए काम, शिक्षा और लोक सहायता जैसी व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी। और साथियों आपको पता होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो और समाज के जो पिछड़ा वर्ग हैं, राज्य इनके लिए समय समय पर बहुत सारी नीतियां बनाता है, राज्य इनके लिए समय समय पर बहुत सारे ऐसे कानून बनाता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के जो पिछड़ा वर्ग हैं, समाज का जो दुर्बल वर्ग है, उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उनके संदर्भ में राज्य क्या करता है? प्रयास करता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में राज्य का यह कर्तव्य है कि अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े दुर्बल वर्गों के लिए राज्य उनके हितों के संदर्भ में कार्य करेगा और काम और शिक्षा जैसी व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल कौन सा ध्यान में रखना है? आर्टिकल 46। अगला आर्टिकल देखिए जरा, आर्टिकल 47 कौन सा ध्यान में रखेंगे? आर्टिकल 47। और आर्टिकल 47 में राज्य के प्राथमिक कर्तव्य उल्लेखित किए गए। क्या उल्लेखित किए गए हैं? राज्य के कैसे कर्तव्य? प्राथमिक कर्तव्य। देखिए जरा, अगर राज्य का कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 करेंगे, और लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्य कहां उल्लेखित किए गए हैं, तो राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 में किए गए। क्या क्या प्राथमिक कर्तव्य हैं? देखिए जरा, प्राथमिक कर्तव्यों की बात करें तो अपन बात ध्यान में रख सकते हैं। राज्य का प्राथमिक कर्तव्य क्या रहेगा? एक तो जो है राज्य नागरिकों के लिए, राज्य नागरिकों के लिए पोषण का ध्यान रखेगा। किनका ध्यान रखेगा? पोषण का ध्यान रखेगा। और दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं, राज्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। और तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं, मदिरा एवं अन्य नशीले पदार्थों पर, अन्य नशीले पदार्थों पर राज्य क्या लगाएगा? राज्य द्वारा क्या लगाई जाएगी? रोक लगाई जाएगी। तो शराब पर प्रतिबंध का आधार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 47। मदिरा एवं अन्य नशीले पदार्थ जो हैं इन पर राज्य क्या लगाएगा? प्रतिबंध लगाएगा। और इन पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे? आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें राज्य के कर्तव्य दिए गए हैं। और राज्य के कर्तव्य कैसे? प्राथमिक कर्तव्य। राज्य के कर्तव्य और कैसे होने चाहिए? प्राथमिक कर्तव्य पहला, नागरिकों के लिए पोषण का ध्यान रखेगा, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। और मदिरा और अन्य जो नशीले पदार्थ हैं इन पर राज्य क्या लगेगा? रोक लगाएगा। लेकिन साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि मेडिसिन में, दवाइयों के उपयोग में इन जो हैं, ये जो दवाइयां हैं ये लागू रहेगी। मेडिसिन के अलावा जो हैं इस पर रोक लगाई जाएगी। साथियों, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जयपाल सिंह जी। क्या नाम था? जयपाल सिंह जी। और जयपाल सिंह जी ने इसका विरोध किया कि हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में मदिरा परोसी जाती है और अगर राज्य इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो ये तो हमारे सामाजिक मामलों में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप हो गया। डॉक्टर अंबेडकर सामने बड़े सहज और स्पष्ट शब्दों में जयपाल सिंह को संतुष्ट करते हुए कहा कि भारतीय संविधान की शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 जो हैं ये आपके अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान करती हैं। तो आपको बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है जयपाल सिंह जी। आपके लिए जो सामाजिक कार्यक्रम है वहां पर आपको जो है ये यथावत रहेगी, यहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां पर भी ये राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य लागू करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक।
देखा होगा आपने कई राज्यों में जो है मदिरा पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे गुजरात है, जैसे बिहार है, जहां पर शराब पर प्रतिबंध है, और कई स्टेट हैं जहां पर प्रतिबंध नहीं है। लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगाया तो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो भी ये राज्य के कर्तव्य हैं, लागू नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बातें, तीनों बातें ध्यान में रखनी है। और विशेषकर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 47 में। कर्तव्यों से संबंधित सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। केंद्र के राज्य के प्रति कर्तव्य पूछे, केंद्र के राज्य के प्रति कर्तव्य पूछे, आर्टिकल 355 कीजिएगा। अगर आपसे पूछे नागरिकों के कर्तव्य, सभी को पता ही है, आर्टिकल 51 है। अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री के कर्तव्य, आर्टिकल 78। अगर आपके पूछे मुख्यमंत्री के कर्तव्य, तो आपको ध्यान में रखना आर्टिकल 167। और अगर पूछे राज्य के कर्तव्य, भाग 4। तो देखिए कर्तव्य से संबंधित क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे। कर्तव्य से संबंधित आपसे पूछे, ये बताइएगा जरा राज्य के कर्तव्य, राज्य के कर्तव्य तो आप ध्यान में रखेंगे भारतीय संविधान का भाग 4। दूसरा देखिए, अगर आपसे पूछे नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के कर्तव्य, तो नागरिकों के कर्तव्य में आप ध्यान में रख सकते हैं भारतीय संविधान का भाग 4A, और अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 51A। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए जरा राज्य के प्राथमिक कर्तव्य, राज्य के कैसे कर्तव्य? प्राथमिक कर्तव्य, तो राज्य के प्राथमिक कर्तव्य में आप ध्यान में रख सकते हैं आर्टिकल 47। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा केंद्र के राज्य के प्रति कर्तव्य, केंद्र के राज्यों के प्रति कर्तव्य, केंद्र के राज्यों के प्रति कर्तव्य, तो केंद्र के राज्यों के प्रति कर्तव्य आप ध्यान में रख सकते हैं कौन सा? आर्टिकल 355। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, और प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के संदर्भ में आप ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 78। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा मुख्यमंत्री के कर्तव्य, किनके कर्तव्य? मुख्यमंत्री के कर्तव्य, तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो जब भी इस प्रकार की शब्दावली आए, जब भी इस प्रकार की कर्तव्य से संबंधित शब्दावली आए, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट ध्यान में होना चाहिए कि कर्तव्य जैसे शब्द भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में उल्लेखित किए गए हैं। जैसे ये सारे के सारे मैंने एक साथ क्लियर कर लिए। अगला जो आर्टिकल ध्यान में रखना है, आर्टिकल है 48। कौन सा ध्यान में रखेंगे? आर्टिकल 48। और आर्टिकल 48 में दो बातें ध्यान में रखें। कितनी बातें ध्यान में रखनी है? दो बातें। पहली देखिए, राज्य का ये कर्तव्य है, किनका? राज्य का। और राज्य क्या करेगा? कृषि एवं पशुपालन के संदर्भ में। किसके संबंध में? कृषि एवं पशुपालन के संदर्भ में इनको व्यवस्थित करेगा राज्य। कृषि एवं पशुपालन को क्या करेगा? व्यवस्थित करेगा। कृषि एवं पशुपालन को क्या करेगा? व्यवस्थित करेगा। और कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक एवं उन्नत तकनीकी, कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक एवं उन्नत तकनीकी अपनाने की क्या देगा? सलाह देगा। कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक एवं उन्नत तकनीकी अपनाने की बात कहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल? 48। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृषि एवं पशुपालन के संदर्भ में वैज्ञानिक एवं उन्नत तकनीकी अपनाने की बात भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 48 में की गई है। और दूसरा आर्टिकल 48 में दूसरी बात ध्यान में रखेंगे कि राज्य जो हैं गौ हत्या एवं अन्य दुधारू पशु, गौ हत्या एवं अन्य दुधारू पशुओं गौ हत्या एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाए। गौ हत्या एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। वध पर क्या लगाएगा? रोक लगेगा। साथ ही बछड़े पर भी जो है इस पर राज्य क्या लगाएगा? रोक लगाएगा। यह भी अच्छा प्रश्न हो सकता है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत लगाई जाती है? आर्टिकल 48 के तहत जो है गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात भारतीय संविधान में उल्लेखित की गई है। अगला आर्टिकल आप ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 48A। और जैसे ही मैंने 48A लिखा है, इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 48 में ए में प्रावधान कब किया गया? तो ये आपके जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में हुआ है। कब हुआ है? 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, और इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 48 में पर्यावरण उल्लेख किया गया है कि राज्य जो है पर्यावरण, किनका? पर्यावरण के संदर्भ में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करेगा। पर्यावरण का संरक्षण एवं क्या करेगा? संवर्धन करेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पर्यावरण और पर्यावरण के साथ ही वन एवं वन्य जीव। तो वन एवं वन्य जीव और पर्यावरण, ये तो कौन से आर्टिकल में ध्यान में रखेंगे? आर्टिकल 48A में ध्यान में रखेंगे। और गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात कौन से आर्टिकल में ध्यान में रखेंगे? आर्टिकल 48 में रखेंगे। दोनों अलग अलग हैं। गौ हत्या आर्टिकल 48 गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात करता है, और आर्टिकल 48A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है पर्यावरण एवं पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन एवं वन्य जीवों का क्या करेगा? संरक्षण करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48A, और 48A के संदर्भ में 42वां संविधान संशोधन भी आपको ध्यान में रखना है।